नमस्कार दोस्तों। इस संसार में हमें शुरुआत करना सिखाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, चाहे वो करियर हो या किसी नए रिश्ते का आगाज। लेकिन जब कोई अपना हमारी जिंदगी से दूर जाने लगता है, तब हमें कोई यह नहीं सिखाता कि उस मोड़ पर खुद को कैसे संभालना है और किसी को अपने दिल से आजाद कैसे करना है। आज हम प्रशांत पारस की लिखी बेहद लोकप्रिय किताब द कर्स ऑफ लेटिंग गो द कर्स ऑफ लेटिंग गो के एक बेहद गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। ये किताब उन सभी टूटे हुए दिलों की दास्तान है जो आज के डिजिटल दौर में मूविंग ऑन और योको क्लोजर के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इस वीडियो में हम डिजिटल युग के उस अभिशाप, खुद से चलने वाली आंतरिक जंग, सूफी चेतना और अंत में दर्द को सहेजने की खूबसूरत कला को समझेंगे। अगर आज भी आप किसी की यादों का बोझ लेकर चल रहे हैं, तो यह सफर आपकी रूह को एक सुकून भरा मरहम देने वाला है। चलिए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, डिजिटल युग का अभिशाप और अनसेंट मैसेज का बोझ। इस नश्वर संसार में सबसे भारी बोझ कौन सा होता है? किसी ने कहा लोहे का, किसी ने कहा जिम्मेदारियों का, तो किसी ने कहा उम्मीदों का। मगर जो इंसान मोहब्बत के इस कठिन और टूटे हुए दौर से गुजर रहा है, वह अच्छी तरह जानता है कि दुनिया का सबसे भारी बोझ वह अनसेंट टेक्स्ट मैसेज होता है, जिसे आपने पूरी रात जागकर अपने दिल का एक एक कतरा और अपनी रूह का एक एक अक्स निचोड़कर टाइप तो किया, मगर उस सेंड वाले नीले बटन को दबाने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि उस तरफ अब कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं बचा है। आपके उस लंबे संदेश की कीमत अब उस पार के इंसान के लिए एक आम कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। लेखक प्रशांत पारस अपनी किताब द कर्स ऑफ लेटिंग गो की शुरुआत इसी आधुनिक और मर्मस्पर्शी दर्द से करते हैं। उनका मानना है कि पुराने जमाने में जब लोग बिछड़ते थे, तो फासले सदियों के होते थे और संदेश आने में महीनों लगते थे। पर आज के इस डिजिटल दौर में फासले सिर्फ एक ब्लॉक बटन के हैं, मगर उनका दर्द सदियों से भी ज्यादा गहरा, जानलेवा और हर पल कचोटने वाला है। हम आज एक ऐसे अजीब, खोखले और क्रूर समय में जी रहे हैं जहां एक इंसान आपकी जिंदगी से भौतिक रूप से जा चुका है, मगर उसकी डिजिटल परछाई, उसकी यादें, उसकी बातें, उसके लहजे आपके फोन की 6 इंच की इस स्क्रीन में हमेशा के लिए कैद हैं। आप रोज सुबह उठते हैं और बिना सोचे, बिना चाहे, आपका अंगूठा खुद ब खुद उनके चैट बॉक्स पर चला जाता है। आप वहां देखते हैं, ऑनलाइन वह किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के चुटकुलों पर मुस्कुरा रहे हैं, किसी और की रातों को रोशन कर रहे हैं, और आप उनके लिए सिर्फ एक पुरानी आर्काइव चैट बनकर दफन हो गए हैं। किताब का यह हिस्सा उस बेबसी को बयान करता है जहां इंसान पुरानी तस्वीरों को झूम कर करके देखता है, उनके चेहरे की लकीरों को छूने की कोशिश करता है और उन धुंधली यादों में उन खुशियों को ढूंढने की नाकाम कोशिश करता है जो अब सिर्फ पिक्सल्स बनकर रह गई हैं। प्रशांत लिखते हैं कि किसी रिश्ते का अचानक टूट जाना उतना दुख नहीं देता जितना दुख ये बिखरे हुए डिजिटल निशान देते हैं। वह पुराना वॉइस नोट जो उन्होंने कभी बेपरवाह होकर हंसते हुए भेजा था, वह गाना जो उन्होंने कभी आपको बड़े चाव से सुनाया था और कहा था कि यह सिर्फ हमारे लिए है, वह खामोश रात जहां आप दोनों घड़ी की सुइयों को भूलकर घंटों बातें करते थे, आज वह सब कुछ आपके दिमाग में एक अंतहीन, दर्दनाक लूप की तरह चलता रहता है। इंसान जब अकेले अंधेरे कमरे में बैठता है, तो फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, पर भीतर सिर्फ और सिर्फ स्याह अंधेरा होता है। यही तो अभिशाप है लेटिंग गो का, जहां आपको उस इंसान को अपने दिलो दिमाग से निकालना है जिसे आपका फोन आज भी फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स में सबसे ऊपर दिखाता है। स्मार्टफोन का कीबोर्ड आज भी उनका नाम टाइप करते ही सबसे पहला सजेशन देता है, मानो तकनीक भी आपको चिढ़ा रही हो कि तुम जिसे भूलना चाहते हो वो तुम्हारे वजूद में कितना गहरा ढंसा हुआ है। आप हर रात खुद को समझाते हैं, खुद से झूठे वादे करते हैं कि बस अब बहुत हुआ, आज उनका नंबर हमेशा के लिए मिटा दूंगा, आज उनकी सारी तस्वीरें, सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर दूंगा। मगर जैसे ही उंगली उस लाल रंग के डिलीट बटन पर जाती है, दिल का कोई अनजाना कमजोर कोना पुकार उठता है। अगर यह आखिरी निशानी भी चली गई,
तो मेरे पास उनका बचा ही क्या है? मैं तो पूरी तरह खाली हो जाऊंगा। और इसी अंतहीन कशमकश में दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं, पर वह एक आखिरी संदेश कभी भेजा नहीं जाता। आप उसी इनबॉक्स की चौखट पर बैठे-बैठे बूढ़े होते रहते हैं और लेटिंग गो का यह डिजिटल शाप आपकी रूह को आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी से कत्ल करता रहता है। अध्याय 2। क्लोजर का भ्रम और आत्मग्लानि की आंतरिक जंग। हम इंसानों की एक बहुत पुरानी और अजीब फितरत होती है। हमें हर कहानी का एक साफ, स्पष्ट और तार्किक अंत चाहिए होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि अगर कोई हमें बीच राह में छोड़कर जा रहा है, तो वह कम से कम हमारे सामने बैठे, हमसे आंखें मिलाए, हमारे सवालों के जवाब दे और खुलकर बताए कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई थी। हम पागलों की तरह उस एक अंतिम बातचीत को ढूंढते हैं जिसे आधुनिक भाषा में क्लोजर कहा जाता है। एक आखिरी मुलाकात, एक आखिरी ढंग की बातचीत, जहां सब कुछ पूरी तरह साफ हो सके और दिल को तसल्ली मिल सके। लेकिन अपनी किताब के इस दूसरे और सबसे दर्दनाक पड़ाव में प्रशांत पारस इस क्लोजर के भ्रम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं। वह बड़ी बेबाकी से लिखते हैं कि क्लोजर एक ऐसी मृग तृष्णा है जिसके पीछे इंसान जीवन भर भागता रहता है, पर उसे अंत में मिलती सिर्फ आत्मग्लानि, अंतहीन सन्नाटा और अधूरी प्यास है। ये जिंदगी वास्तव में बहुत बेरहम है। ये अक्सर हमें बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी अंतिम विदाई के, एक अधूरे सफर के बीच चौराहे पर अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और जब सामने वाले की तरफ से कोई जवाब, कोई स्पष्टीकरण या कोई पछतावा नहीं मिलता, तो इंसान के भीतर एक खौफनाक जंग शुरू होती है। खुद के ही खिलाफ, खुद को ही तबाह करने वाली जंग। जब बाहर से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं आता, तो इंसान अपने ही दिमाग के भीतर एक काल्पनिक अदालत लगा लेता है। रोज रात को अंधेरा होते ही वह खुद ही वकील बनता है, खुद ही मुजरिम बनता है और खुद ही जज बनकर अपने ऊपर सजा मुकर्रर करता है। वह बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बार बार सोचता है, काश उस दिन मैंने थोड़ा और झुककर बात कर ली होती। काश मैंने अपना आत्मसम्मान और अहंकार किनारे रखकर उनका हाथ पकड़ लिया होता और उन्हें रोक लिया होता। क्या मेरी ही मोहब्बत में कोई खोट थी? क्या मेरी परवाह करने का तरीका गलत था? या फिर मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि कोई मुझे पूरे दिल से चाहे और कभी छोड़कर ना जाए? ये तीखे और जहरीले सवाल इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगते हैं। प्रशांत इस मानसिक युद्ध को बहुत ही बारीकी और संजीदगी से कागज पर उतारते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई गहरा रिश्ता अचानक टूटता है, तो हमारा व्यावहारिक दिमाग तो कड़वी हकीकत को स्वीकार कर लेता है। वह जान जाता है कि वह इंसान अब आगे बढ़ चुका है और कभी लौट कर नहीं आएगा। मगर यह दिल एक जिद्दी, नासमझ और रोते हुए बच्चे की तरह होता है। वह हर शाम उन्हीं पुरानी गलियों में जाना चाहता है, हर दफा उन्हीं पुरानी बातों को दोहराना चाहता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कहानी का अंत बदल जाए। इस अवस्था में सबसे बड़ा दर्द होता है शोक और क्रोध का एक साथ उमड़ना। यह भावनाओं का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना लगभग असंभव प्रतीत होता है। एक पल आपको उस इंसान पर बेइंतहा गुस्सा आता है, आपकी आत्मा नफरत से भर जाती है कि उन्होंने आपके पवित्र जज्बातों का मजाक बनाया, आपको इतनी आसानी से किसी फालतू बेजान खिलौने की तरह फेंक दिया। आप कसम खाते हैं कि अब कभी उनका चेहरा नहीं देखेंगे, और ठीक अगले ही पल उनकी कोई पुरानी मासूम और मीठी याद जहन में बिजली की तरह कौंधती है और आपका सारा गुस्सा पल भर में पानी की तरह बह जाता है। आप वापस उसी कमजोरी की कगार पर खड़े हो जाते हैं और अकेले में फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये दुख का वह दलदल है जिसमें आप बाहर निकलने के लिए जितने पैर मारेंगे, खुद को जितना छटपटाता हुआ पाएंगे, उतना ही गहरे धंसते चले जाएंगे। लेखक प्रशांत पारस कहते हैं कि वास्तविक लेटिंग गो तब शुरू नहीं होता जब आप उन्हें भूलने की जबरन और नाकाम कोशिश करते हैं, बल्कि इसकी शुरुआत तब होती है जब आप इस कड़वे सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। आपको उनके बिना बताए गए मौन, उनकी इस बेरुखी और उनके अचानक चले जाने को ही अपना अंतिम क्लोजर मानना पड़ेगा। ये रास्ता बेहद पत्थरीला, अकेला और दर्दनाक है, क्योंकि इसमें आपको किसी और की मदद के बिना
अपने ही हाथों से अपनी उन तमाम उम्मीदों और सुंदर सपनों का जनाजा उठाना पड़ता है जो आपने उनके साथ मिलकर बड़ी शिद्दत से सजोए थे। अध्याय 3। सूफी चेतना और विरह में एकांत भक्ति। जब दुख अपनी आखिरी सीमा को पार कर जाता है, तब वह आंखों से आंसू बनकर बहना बंद कर देता है। तब वह विलाप नहीं रहता, वह संगीत बन जाता है, वह कविता बन जाता है, वह एक अत्यंत पवित्र इबादत बन जाता है। प्रशांत पारस की इस किताब का यह सबसे अद्भुत, जादुई और गंभीर हिस्सा है, जहां वह इस व्यक्तिगत दुख को एक आम सांसारिक दर्द से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। वह कहते हैं कि जब आपका दिल पूरी तरह टूट कर बिखर जाए और दुनिया का कोई भी मरहम, कोई भी दिलासा काम ना आए, तब आपका नाता सीधे उस निराकार कुदरत और ईश्वरीय चेतना से जुड़ता है। इस खंड में लेखक ने मीराबाई और श्री कृष्ण के अमर प्रेम का ऐतिहासिक और दार्शनिक उदाहरण दिया है। मीरा ने कृष्ण को कभी भौतिक रूप में एक सांसारिक पति या राजा के रूप में अपने पास नहीं पाया। उन्हें जीवन भर सिर्फ दूरी मिली, समाज के तीखे ताने मिले और यहां तक कि कुल की मर्यादा के नाम पर जहर का प्याला भी मिला। पर क्या मीरा का प्रेम अधूरा था? क्या उनका समर्पण कम था? बिल्कुल नहीं। मीरा ने उस दूरी को, उस तड़प और विरह को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत और अखंड भक्ति बना लिया। उन्होंने कृष्ण की इस भौतिक गैर मौजूदगी को ही अपना सबसे कीमती आभूषण बना लिया, क्योंकि जो दूर होकर भी कण कण में समा जाए, वही तो वास्तविक प्रेम है। प्रशांत इस सूफियाना विचार को आज के आधुनिक प्रेम से जोड़ते हैं। वह लिखते हैं कि किसी को पा लेना, उसे अपनी जागीर बना लेना ही प्रेम की एकमात्र कसौटी नहीं है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं और वह किन्हीं मजबूरियों या प्राथमिकताओं के कारण आपके साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी मोहब्बत खत्म हो गई या वह झूठी थी। असली मोहब्बत तो वह है जो उस इंसान के जाने के बाद भी, उनकी अनुपस्थिति में भी, उनकी याद को एक पवित्र दिए की तरह आपके दिल के सबसे अंधेरे गर्भगृह में हमेशा बिना किसी स्वार्थ के जलाए रखे। इस स्तर पर आकर इंसान के भीतर का सारा गुस्सा, उसकी सारी नफरत, ईर्ष्या और शिकायतें पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। वह अब सामने वाले के लिए बद्दुआ नहीं करता। वह उनसे बदला लेने की या उन्हें दुनिया के सामने नीचा दिखाने की नहीं सोचता। इस अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत और प्रतीकात्मक जिक्र है मां के आंचल का और देवाधिदेव महादेव के विषपान का। जिस प्रकार महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाकर नीलकंठ कहलाए, वैसे ही एक सच्चा प्रेमी उस जुदाई, धोखे और अकेलेपन के कड़वे जहर को चुपचाप पी जाता है और अपने चेहरे पर संसार के लिए सिर्फ एक निश्छल और मीठी मुस्कान रखता है। जब आप इस आध्यात्मिक मोड़ पर पहुंचते हैं, तो आपको अंततः यह समझ आता है कि यह जो जुदाई आपको मिली है, यह जो अकेलापन आपके हिस्से आया है, यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं आया था। यह तो आपके भीतर के मैं, यानी आपके सूक्ष्म अहंकार को पूरी तरह मिटाने के लिए आया था। इंसान जब किसी के प्रेम में पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है, तो उसके अंदर का घमंड, उसकी चालाकी, उसकी दुनियादारी की सारी गणित सब खत्म हो जाती है। वह बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल साफ और पवित्र हो जाता है, एक मिट्टी के उस कच्चे बर्तन की तरह जो आग की भट्टी में तपकर पक्का, मजबूत और मूल्यवान हो जाता है। अब उसे अकेलेपन से, सन्नाटे से डर नहीं लगता। अब वह खामोशी से बैठकर घंटों ढलते हुए सूरज को देख सकता है, हवा के झोंकों को महसूस कर सकता है। वह समझ जाता है कि उस रिश्ते का अंत जिंदगी का अंत नहीं था, बल्कि उसके भीतर के एक नए, गहरे, शांत और सूफियाना इंसान का पुनर्जन्म था। अध्याय 4। दर्द को सहेजने की कला और मौन विदाई। और तब आता है इस लंबे, थका देने वाले और कठिन सफर का अध्याय, द आर्ट ऑफ कैरिंग पेन, यानी दर्द को सहेजने की कला। हमने बचपन से हमेशा इस व्यावहारिक दुनिया से यही सीखा और सुना है कि मूविंग ऑन का सीधा और एकमात्र मतलब होता है सब कुछ भूल जाना, रातों रात एक नई शुरुआत कर लेना, किसी नए इंसान का हाथ थाम लेना या फिर उस पुराने इंसान से शिद्दत से नफरत करने लगना। मगर प्रशांत पारस इस बहुत बड़ी इंसानी गलतफहमी को इस आखिरी अध्याय में बहुत ही हौसले और संजीदगी के साथ दूर करते हैं।
वह कहते हैं कि अगर आप आज भी किसी से नफरत कर रहे हैं, उन्हें मन ही मन कोस रहे हैं या उनके बुरे की कामना कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप आज भी मानसिक रूप से उनसे गहरे जुड़े हुए हैं। क्योंकि नफरत भी एक तरह का बेहद मजबूत और गहरा जुड़ाव ही है। असली लेटिंग गो नफरत में नहीं बल्कि पूर्ण स्वीकार्यता और उदासीनता में छिपा है। असली क्लोजर तब मिलता है जब आप इस बात को अपने दिल की गहराइयों से स्वीकार कर लेते हैं कि वह इंसान मेरी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत, एक मुकम्मल अध्याय था जो अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तभी इस किताब की सबसे मशहूर, गहरी और कालजयी पंक्ति सामने आती है। बिकॉज लेटिंग गो इज इन द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ कैरिंग पेन डिफरेंटली। अर्थात लेटिंग गो किसी कहानी का अंत नहीं है। यह तो बस उसी पुराने दर्द को एक नए, अधिक गरिमापूर्ण और शालीन तरीके से अपने साथ लेकर चलने की एक शुरुआत है। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दुख या पुरानी यादें कोई ऐसी डिजिटल फाइल नहीं है जिसे आप अपने दिमाग के रिसाइकल बिन में डालकर हमेशा के लिए डिलीट कर सकें। वह दुख, वह बीता हुआ समय, वह टूटा हुआ रिश्ता अब आपकी शख्सियत का, आपके समूचे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब आप उस दुख को किसी भारी बोझ, किसी कबाड़ या जंजीर की तरह नहीं उठाते, जिससे आपकी पीठ झुक जाए, आपका हौसला टूट जाए या आपके कदम रुक जाएं। बल्कि आप उसे एक मेडल की तरह, एक अनमोल जीवन तजुर्बे की तरह अपने दिल के किसी बेहद सुरक्षित कोने में एक आदरणीय जगह देते हैं। आप उस इंसान को उनकी नई जिंदगी में, उनके नए सफर में खुश रहने की सच्ची और निश्चल दुआ देते हैं, बिना इस स्वार्थी उम्मीद के कि वह कभी लौट कर आपकी दुनिया में वापस आएंगे। इस स्तर पर पहुंचने के बाद अगर कोई महफिल में उनका नाम आपके सामने अनजाने में ले भी लेता है, तो आपका दिल अब जोर से नहीं धड़कता, आपकी आंखों में बेवजह का पानी नहीं आता और ना ही आपके मन में कोई कड़वाहट पैदा होती है, बल्कि आपके चेहरे पर एक बेहद धीमी, समझदार और संजीदा मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कोई बहुत पुरानी क्लासिक फिल्म की कोई खूबसूरत कहानी या कोई भूला हुआ पुराना गीत याद आ गया हो। ये किताब अंततः हमें यह अनमोल पाठ सिखाती है कि लेटिंग गो का यह जो अभिशाप हमें शुरुआत में महसूस होता है, वह वास्तव में प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है। यह आपको एक साधारण, सतही और स्वार्थी इंसान से उठाकर संसार का सबसे संवेदनशील, गहरा, सहृदय और परिपक्व इंसान बना देता है। जो इंसान इस विरह की आग में तपकर बाहर निकलता है, वह फिर कभी किसी और का दिल नहीं दुखाता। वह हर इंसान की भावनाओं की और हर रिश्ते की असली कीमत समझना सीख जाता है। वह जान जाता है कि यह जिंदगी नदी की तरह हर पल आगे बढ़ रही है और यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए ठहरने वाला नहीं है। वह व्यक्ति अपनी पुरानी डायरी बंद करता है, फोन को जेब में रखता है और बाहर फैले अनंत असीम आसमान की तरफ देखता है। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया है कि उनका जाना उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि उसकी अपनी असली पहचान का, उसकी अपनी आत्मा का एक नया, भव्य और शानदार आगाज था। और इसी परम सुकून के साथ वह मौन विदाई, वह साइलेंट गुड बाय हमेशा के लिए पूरा हो जाता है। अध्याय 5, यादों का पुनर्जन्म और स्वयं से नई मुलाकात। जब इंसान लेटिंग गो के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसके सामने एक नया और बेहद अजीब सा सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि अब उस खालीपन का क्या किया जाए जो उस इंसान के जाने के बाद पीछे छूट गया है। जब आपके भीतर का सारा गुस्सा शांत हो जाता है, जब आंखों के आंसू सूख जाते हैं और जब आप सामने वाले को दिल से माफ कर देते हैं, तब आपके भीतर एक बहुत बड़ा सन्नाटा पसर जाता है। यह वह समय होता है जिसे लेखक प्रशांत पारस यादों का पुनर्जन्म कहते हैं। यह वह मोड़ है जहां आप उस दर्द को अपने वजूद से पूरी तरह मिटाते नहीं, बल्कि उस दर्द की राख से खुद को एक नए रूप में दोबारा गढ़ना शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को भूल जाने के बाद हम वापस वही इंसान बन जाते हैं जो हम उस रिश्ते में आने से पहले थे। मगर प्रशांत लिखते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम है। आप कभी भी वापस अतीत वाले इंसान नहीं बन सकते। जो कांच एक बार टूटकर भट्टी में पिघल चुका हो, वह दोबारा अपना पुराना आकार नहीं ले सकता। और सच तो यह है कि आपको पुराना इंसान बनना भी नहीं है। ये नया अध्याय आपको खुद से एक बिल्कुल नई, अजनबी और कहीं ज्यादा परिपक्व मुलाकात कराने के लिए आता है।
अब तक आपकी पूरी दुनिया, आपकी खुशियाँ, आपके उदास होने की वजहें और यहाँ तक कि आपके जीने का मकसद भी किसी और इंसान के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। उनके एक टेक्स्ट मैसेज से आपका पूरा दिन रोशन हो जाता था और उनके कुछ घंटों के मौन से आपकी पूरी रातों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन अब, जब वो डोर पूरी तरह से कट चुकी है, तो आप पहली बार खुद की तरफ मुड़कर देखते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि इस पूरे सफर में आपने दूसरों को सहेजने की कोशिश में खुद को कितना पीछे छोड़ दिया था। आप अपनी ही पसंद के गाने सुनना भूल गए थे, अपनी ही उन पुरानी आदतों और शौकों को दफन कर चुके थे, जो कभी आपकी असल पहचान हुआ करते थे। प्रशांत पारस इस अवस्था को बेहद दार्शनिक रूप में समझाते हैं। वह कहते हैं कि लेटिंग गो का असली जादू यह नहीं है कि आपने किसी को छोड़ दिया, बल्कि इसका असली जादू यह है कि आपने खुद को वापस पा लिया। अब वह पुरानी यादें आपको तड़पाती नहीं हैं, बल्कि वो एक शिक्षक की तरह आपको जीवन की नश्वरता और उसकी अनमोलता का पाठ सिखाती है। आप ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में किसी का आना या जाना महज एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। आप अब अपनी तन्हाई से डरना बंद कर देते हैं, बल्कि आपको उस एकांत से, उस खामोशी से एक गहरा लगाव हो जाता है। ये अध्याय इंसान को आत्मनिर्भरता की उस परम ऊंचाई पर ले जाता है, जहां वह अपनी खुशियों के लिए किसी और के ऑनलाइन आने का, किसी और के जवाब देने का या किसी और के प्यार जताने का मोहताज नहीं रहता। अब आप खुद के लिए चाय बनाते हैं, खुद के साथ लंबी सैर पर निकलते हैं और आईने में देखकर खुद से कहते हैं कि तुम जैसे भी हो, टूटे हुए या बिखरे हुए, तुम पूरे हो और तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये स्वयं से स्वयं की वह नई मुलाकात है जो आपको दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देती है। यादों का यह पुनर्जन्म आपको यह सिखाता है कि मोहब्बत अगर दोबारा कभी हुई तो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो भी आपके भीतर का यह सूफी और शांत इंसान अकेले ही इस पूरी कायनात की खूबसूरती को समेटने के लिए काफी है। तो दोस्तों, यह था प्रशांत पारस की लिखी बेहद खूबसूरत किताब द कर्स ऑफ लेटिंग गो का एक मुकम्मल और दिल को छू लेने वाला सफर। इस किताब की एक एक पंक्ति हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि किसी के जाने के बाद कैसे जिया जाता है, बल्कि यह हमें खुद से मोहब्बत करना सिखाती है। यह हमें बताती है कि दिल का टूटना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नए और गहरे इंसान के जन्म की शुरुआत है। अगर आज आप भी जिंदगी के किसी ऐसे ही कठिन मोड़ से गुजर रहे हैं, जहां किसी को अलविदा कहना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया है, तो याद रखिएगा कि दर्द का होना इस बात का सबूत है कि आपके पास एक बेहद खूबसूरत और सच्चा दिल है। उस दर्द से भागिए मत, उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर जिंदगी के इस नए सफर पर आगे बढ़ चलिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस किताब का कौन सा हिस्सा या कौन सा विचार आपके दिल के सबसे करीब पहुंचा। अगर आपको यह वीडियो, ये गहरा सार पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और गहरे दार्शनिक, साहित्यिक और दिल को छू लेने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए दर्द को गरिमा के साथ सहेजने की यह खूबसूरत कला।